हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। और आज एक और नई सीरीज़ मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर लेकर आया हूँ। जैसे कि हमने और सभी सीरीज़ पर जितने भी हमने अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, जितनी भी सीरीज़ करी है, उन सभी को बेशक से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर करवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको बेसिक भी दूँ और आपका जो उसमें टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर करूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमने किए लेकिन साथ में हमने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो उसके पीछे छुपा हुआ है उस चैप्टर के पीछे वो भी सीखा। तो सेम ऐसी कोशिश मेरी इस चैप्टर के अंदर भी रहेगी। हालांकि मैं इसमें फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा, लेकिन उससे पीछे पहले आपको कहीं ना कहीं बेस देने की कोशिश करूंगा। तो क्या है वो बेस, उसके लिए आप देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक, और आज आपको समझ आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमें करना क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे केस स्टडी यानी केस बना के दिखाऊंगा, और उस केस में कई सारी चीज़ें, कई सारे नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। बस वही वर्ड्स अगर आपने समझ लिए तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी होने वाला है। तो आप ध्यान से, जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, ठीक? तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी बन जाएगा। तो केस स्टडी के अंदर मैंने यहाँ पर एक साइड में रखा गवर्नमेंट को, और एक तरफ एक कंपनी है, मान लो हमारी कंपनी है, और इस कंपनी का नाम है सचिन टिचकुले। टिचकुले नाम सुना सुना लग रहा है? यस, अगर आपने मूवी देखी है तो पक्का ये नाम आपने सुना होगा। कौन सी मूवी है, कोई बताएगा? कमेंट करके बताओ फटाफट से, ये नाम कहाँ सुना है आपने। तो जब तक आप कमेंट करो मैं ऐसे आगे बताता हूँ। तो सचिन टिचकुले लिमिटेड एक कंपनी है, और एक तरफ है हमारे पास गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक टेंडर पास किया है। टेंडर मतलब होता है एक तरीके का ऑफ़र। गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र पास किया है, या फिर ऑफ़र जो है पब्लिश किया है, निकाला है, कहा है कि भाई यहाँ से और इस जगह तक एक ब्रिज बनाना है, एक पुल बनाना है, ठीक है, एक हाईवे बनाना है, सिंपल से कहते हैं एक हाईवे बनाना है। तो गवर्नमेंट जब भी ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट निकालती है तो वो ऑफ़र देती है। अब किसका नंबर आ जाए हमें नहीं पता, ठीक? तो जैसे मान लीजिए, जैसे आप डीडीए के फ्लैट सुनते होंगे, डीडीए ने फ्लैट निकाले हैं, मान लीजिए उनके 50 फ्लैट्स आए हैं, तो लोग कई सारे अप्लाई करते हैं, उनमें से 50 ही लोग सेलेक्ट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। सेम गवर्नमेंट जब अपना टेंडर निकालती है, किसी भी चीज़ के लिए निकाल सकती है, हाईवे बनाने के लिए, दिल्ली मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो जिस कंपनी को उसका टेंडर मिल जाएगा वो वाला काम जो है वो कंपनी परफॉर्म करेगी। तो गवर्नमेंट ने हाईवे बनाने के लिए कहा था, और जिनमें से नाम आ गया सचिन टिचकुले लिमिटेड का। अब सचिन टिचकुले लिमिटेड जो है इस टेंडर को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। टेंडर क्या है, तो हाईवे बनाना है, ठीक? तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो पूरा करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमें कॉस्टिंग, फिर से एक टेक्निक यूज़ सीखनी है, जो हमें क्या सिखाएगी कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये हैं सचिन टिचकुले लिमिटेड, यहाँ पर हम हैं, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कैसे कॉस्टिंग, कैसे खर्चों को लेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। तो पहले मैं इनका यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये जो सचिन टिचकुले जी हैं, ये इसके लिए एक टर्म है, ये हमारे लिए यहाँ पे इसका नाम रहेगा कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर, ये लीजिए मैंने लिख दिया कॉन्ट्रैक्टर। और दूसरी तरफ हम इसका नाम लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी, बिल्कुल सही। दो नाम आपके पास नए नए आ गए हैं। तो दो पार्टीज़ मैंने आपको बता दी। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कि भैया ये हाईवे बनाना है, तो उसका कोई प्राइस भी फिक्स किया होगा। हाँ जी बिल्कुल, उसका प्राइस भी फिक्स है, और उसका प्राइस इन दोनों ने जो डिसाइड किया है वो डिसाइड हुआ है 80 लाख रुपए। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 80 लाख रुपए, रुपीज़ 80 लैक्स, कुछ मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक? अब ये 80 लाख को हम कहेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसका नाम देते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलोगे आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बिल्कुल सही। तो आपके पास नई नई टर्म्स निकल कर आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, कॉन्ट्रैक्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है। कॉन्ट्रैक्टी जो कॉन्ट्रैक्ट देगा, और जो उसको परफॉर्म करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा, और उसी बीच एक प्राइस होगा जिस पर ये एग्रीमेंट हो रहा है, दैट प्राइस इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हाईवे बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा फील करेंगे ना, मज़ा आएगा, ठीक? टाइम वेस्ट नहीं है, आप आगे स्किप कर सकते हो वीडियो को अगर आपको ये सब नहीं देखना तो, लेकिन मेरे को बनाना है ये। मान लो ये हाईवे बनाने की बात हुई है, यहाँ पे ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं,
बिल्कुल सही, सीधा हाईवे बन रहा है हमारा। ठीक है, ये इनके एस्टिमेटेड है, ये प्रोजेक्शन है हमारा। यहाँ पे पिलर लगा देते हैं ऐसे करके, एक पिलर यहाँ भी लगा देते हैं, सही रहेगा ऐसे करके, बिल्कुल ठीक। और थोड़ी सी लाइटिंग कर देते हैं ऐसे करके। ये लो जी, ये हो जाएगी आपके लिए लाइटिंग। पूरे रात में अंधेरा नहीं होना चाहिए ना, तो इसके लिए हमने लगा दी यहाँ पे लाइट्स लगा दी हैं ऐसे इस तरीके से। और इसमें हम गाड़ी वाड़ी भी चला लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, पहले तो यहाँ पे ये इस तरीके से रोड में होता है ना ये डिवाइडर, ये भी बना लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ मैंने बस बना दी, ये लीजिए, ये बन गई आपकी फर्राटेदार बस। एक कार भी बना लेते हैं एक फटाफट से। यार बस बना रहा हूँ मैं, शॉर्ट शॉर्ट बना देता हूँ। ये लो जी, एक कार बन गई। एक मोटरसाइकिल यहाँ बना लेते हैं हम ऐसे करके। मोटरसाइकिल जस्ट एज्यूम कि ये मोटरसाइकिल है, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब अभी एक बार में तो बन नहीं जाएगा, टाइम लगेगा, साल 2 साल 3 साल, कई सारा टाइम लग सकता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, इसकी डेट हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2018 में ये काम शुरू हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 दिसंबर तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया था 2018 में। और यहाँ से यहाँ तक अगले 1 साल लगा इसको पूरा होने में, 19 तक। और फिर ये एंड जब हुआ तो 31/12/2020 में जाकर ये कंप्लीट हो गया। ऐसा कुछ है, हालांकि अभी 2020 आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन है। 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक। तो हम जो अभी कॉस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्टिंग करनी है, हमें हिसाब किताब करना है, तो हम 1 साल का हिसाब किताब करेंगे, हम पूरे 3 साल का नहीं करेंगे, ठीक। हम अपने 1 साल का हिसाब किताब करेंगे। तो अभी जितने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे 1 साल के ही होंगे। आगे मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी करवाऊंगा जिसमें पूरा फिनिश कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे कॉस्टिंग करते हैं, मतलब 1 साल तो कर दिया, फिर अगले साल अगर कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कई बार कि 3 साल का डेटा आपको देगा, इस साल कितने खर्चे हुए, इस साल कितने खर्चे हुए, इस साल कितने खर्चे हुए, उनको कैसे आपको अरेंज करना है, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, 1 साल का डेटा पर काम करेंगे। क्लियर है? तो हुआ कुछ ऐसा, ये जो 1 साल था, इसमें आपने जो काम किया वो 40% काम किया, मतलब जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसका 40% काम इतना हो गया है आपके हिसाब से। अभी थोड़ा यार ये मत देखना डिस्टेंसिंग में कि इतना 40 हो ही नहीं रहा, समझ रहे हैं ना? जैसे डाउनलोडिंग होती है और उसमें दिखाता है कि बीच में आ गया तो 50% ग्राफिक, तो ये थोड़ा चीज़ों को समझना, कॉमन सेंस लगाना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो काम है ये 40% का काम है, और ये जो है 40% आपके हिसाब से जो है कम काम हो गया है। 40% इसको आप नाम दोगे वर्क डन। कितना काम हो गया? 40% काम हो गया है, ठीक है। आपने 40% काम अपनी तरफ से कर लिया है। तो 40% के काम में आपने कई सारा खर्चा करा होगा, मटेरियल यूज़ किया होगा, लेबर लगी होगी, अदर बहुत सारे खर्चे लगे होंगे, ठीक। तो इस तरीके से 40% काम हो गया। इसमें जो खर्चा आया यहाँ से यहाँ तक 1 साल में जो खर्चा आया, कॉस्ट इनकर्ड हुई है, जो खर्चा आया वो कितना आया है? तो कॉस्ट इनकर्ड हुई है आपकी, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 24 लाख रुपए आपका खर्चा आया है, ठीक है। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा बाकी है, काम पूरा बाकी है, लेकिन 1 साल का जो डेटा है, आपका जो खर्चा आया है वो 24 लाख आया है। उस 24 लाख में आपने कितना प्रतिशत काम कर लिया? 40% आपने काम कर लिया है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन ये जो 40% काम किया है ये आपने किया है, और ये आपने इस लास्ट डेट को आप देख रहे हो कि 40% आपका काम हो गया। देखिए, गवर्नमेंट जिसने कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है वो भी बीच बीच में चेक करने आती रहती है कि भाई कितना काम हो गया, कैसा जो भी है। अब वो इस 1 साल के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, जब पैसे देने की, अब 80 लाख रुपए आपको लास्ट में तो मिलेंगे नहीं, काम जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे आपको इसमें से पैसे मिलते रहेंगे। 80 लाख एक साथ नहीं मिलेंगे, ऐसे ही होता है ना। तो अब कौन गवर्नमेंट क्या करती है कि बीच बीच में आती रहेगी और आपका काम चेक करेगी, और उस हिसाब से आपको क्या है, पैसे पकड़ाते चली जाएगी, ठीक। तो गवर्नमेंट तो खुद आएगी नहीं, वो अपना कोई इंजीनियर भेजेगी, अपना कोई आर्किटेक्चर भेजेगी, या फिर उसे हम बोल सकते हैं सर्वेयर भेजेगी, सर्वेयर। तो मान लीजिए यहाँ पे सर्वेयर आया और वो हेलीकॉप्टर में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर तो काम को देखेगा ना ऊपर से। मान लीजिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक चॉपर बोलते हैं इसको, हेलीकॉप्टर, ये चॉपर, जस्ट एज्यूम कि ये चॉपर है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे ही बनता है ना। मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है, मैं बस बना रहा हूँ। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा ऐसे करके
यहाँ कुर्सी लगा देते हैं थोड़ी सी, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है और ये भाई साहब इंजीनियर बैठे हैं जो ऊपर से देखेंगे, ठीक है। और इसके पंखे, ये लो जी, ठीक। तो ऐसे करके इन्होंने जब देखा, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि लास्ट डेट को आएंगे, ये तो कभी भी आ सकते हैं, लास्ट डेट से 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जो भी है, ठीक। तो सर्टिफाइड करने आएंगे कि भाई आपने जो काम किया है वो कितना किया है हमारी नज़र में। तो यहाँ पर जब वो सर्वेयर आया, इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्वेयर। तो क्वेश्चन में सर्वेयर हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है, या फिर आपका इंजीनियर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने सर्वेयर लिख दिया, सर्वे करने आया, बिल्कुल सही। तो सर्वे करने आया, उसने क्या किया, उसने जब इस काम को चेक किया तो वो भाई साहब आया था, ये आपका 1 साल था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 साल था आपका। तो इसमें से ये भाई साहब जो हैं ये करीबन करीबन यहाँ पर आए, यहाँ पर, यहाँ अभी कुछ महीने रह रहे तो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ जब आए, इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया कि यहाँ तक जो है 35% काम हो चुका था। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आपकी नज़र में यहाँ तक 40% काम है, ये तो बीच में आए। तो यहाँ पे जब वो आए तो उस टाइम तक 35% जो है काम हो चुका था। अब वो आपको उसका अमाउंट भी देते हैं और फिर एक सर्टिफिकेट देते हैं कि भैया इतना काम हमारी नज़र में जो है चेक हो गया। वो फिर सरकार को भी जवाब देंगे ना कि हमारी नज़र में जो इंजीनियर है वो रिपोर्ट बनाएगा कि इतना काम तैयार हो गया है। तो इंजीनियर ने क्या करा, जो इंजीनियर आया था, सर्वेयर आया था, उसने 35% का काम को क्या कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया, या हम कहें ठप्पा लगा दिया। उसने स्टैंप लगा दी कि भाई 35% जो काम है वो बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मुझे स्पेस यहाँ पर कम लग रहा है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 35% का काम जो है वो हो गया सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, ठीक। मतलब एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि ये जो 5% का काम है, ये वाला, ये जो अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, इसको आप क्या बोल सकते हो कि 5% जो है अभी अनसर्टिफाइड है। क्या चीज़ अनसर्टिफाइड है, काम अनसर्टिफाइड है। देखो काम तो हो गया है, काम तो हो गया था हमारी नज़र में, 1 साल में जब हमने एनालिसिस करी तो हमारा काम तो 40% हो गया, लेकिन सर्टिफाइड उस 40% में से 35% जो है वो सर्टिफाइड हो गया है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड। कितना हो गया, 35% का जो काम है वो सर्टिफाइड हो गया है, और 5% का जो है वर्क क्या है, अनसर्टिफाइड है। 5% का काम जो है अनसर्टिफाइड है। ये 2-3 बातें आपको समझ में आ गई। वर्क डन कितना है, 40%। उस 40% में कितनी कॉस्ट लगी है, 24 लाख। वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ है सर्वेयर के हिसाब से, 35%, और कितना सर्टिफाइड नहीं हुआ है तो 5%। क्लियर है, ये चीज़ हमने क्या कर ली है यहाँ पे कैलकुलेट करके रखनी है। अच्छा, ये जो 35% है इसको DOC भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ DOC, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन यानी DOC। बिल्कुल, तो इतना सा समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट कि भैया मैंने यहाँ पे कितने कितने ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, सर्वेयर कौन है, फिर ये वर्क डन मतलब क्या है, जितना काम आपने कर लिया, कॉस्ट इनकर्ड मतलब जितने टाइम तक का आपने काम किया उतने टाइम तक की जो खर्चे लगे हैं वो, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, एंड DOC, डिग्री ऑफ कंप्लीशन किसे कहते हैं, जो काम सर्टिफाइड हो चुका है, जिसपे गवर्नमेंट ने आके ठप्पा लगा दिया, स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी। दैट्स इट। इसके बाद अब ये कहीं ना कहीं हमारा एक क्वेश्चन भी बन गया। मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, मुझे ये 24 लाख दिया है, ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं डेटा मिलता जा रहा है। लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, सोल्यूशन देने से पहले, इसका क्या सोल्यूशन बनेगा या क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। इन टर्म्स को आप भी नोट कर लेना, क्या क्या टर्म्स हैं मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। तो सबसे पहले जैसे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, पहला आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यस, एग्जांपल में आपने ऊपर देखा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था तो आप बता पाओगे ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब ये जो 80 लाख था इसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। तो ईजी था ये तो। और देखते हैं, एक तो हमें पता लग गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, दूसरा है आपका वर्क डन, वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कितना वर्क डन किया जा चुका है। तो वो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे तो आ रहा है ये 80 लाख, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज में बोलूँ तो 40%, और रुपीज़ में बोलूँ तो कितना 24 लाख। भाई कितना काम हो चुका है, 24 लाख का काम हो चुका है, 40% काम हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चीज़ें ढूंढनी है उस एग्जाम्पल्स में से।
आगे एक टर्म और आ रही है आपके पास यहाँ पे, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कौन करता है? वर्क सर्टिफाइड तो कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टी, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टी। और कितना काम सर्टिफाइड कर दिया है? अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं और तो आप बताएंगे कितना काम सर्टिफाइड हो गया? 35% काम जो है वो सर्टिफाइड हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं अगर पूछूं कितने रुपए का काम सर्टिफाइड हो गया है, तो ये काम कितने का था? ये पूरा काम था 80 लाख रुपए का। 80 लाख में से 35 उनकी नज़र में है ना, देखो वर्क सर्टिफाइड उनकी नज़र में ये हमारा 80 लाख का काम था, जिसमें से 35% काम हो गया है। तो मतलब 80 लाख का 35%, 80 लाख का 35% कितना बनेगा? 80 लाख का 35% कैलकुलेट करें जरा एक बार। 80 लैक्स का 35%, 35 28 लैक्स, यानी 28 लाख का जो है काम सर्टिफाइड हो चुका है। या हम यूँ कह लें कि हमने 28 लाख रुपए कमा लिए, अर्न कर लिए। मिले कितने वो नहीं कह रहा, हमने 28 लाख कमा लिए उनकी नज़र में जब काम इतना हो गया तो, ठीक है। मिले कितने वो नहीं कह रहा, मैं फिर बोल दूँ ये 28 लाख रुपए का काम कर लिया है हमने। आगे चलें। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये वर्क सर्टिफाइड हमने निकाला कैसे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई डीओसी। देखो वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए हमने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई डीओसी। क्लियर है ना? बिल्कुल सही। तो वर्क सर्टिफाइड आप ऐसे ही करके निकालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया है और डीओसी आपको पता है 35% पे ठप्पा लग चुका है, तो इसकी मदद से आप डीओसी निकाल सकते हैं। अच्छा इस इक्वेशन से हम आगे ना और भी चीज़ें निकालेंगे। कई बार हमें क्या होता है कि वर्क सर्टिफाइड तो दिया होता है रुपीज़ में, ये जैसे वर्क सर्टिफाइड रुपीज़ में 28 लाख आया, ये दिया हुआ है, और हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी दिया हुआ है। कभी कभी हमें डीओसी भी निकालना पड़ जाता है, ठीक है। अभी क्यों निकालना पड़ता है बाद में बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल इसको एग्जाम्पल में क्या था, आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ था रुपीज़ में और ये परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ था, तो इसका 35% हमने पता कर लिया कि जो मेरा वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो वैल्यू में कितना हुआ है? 28 लाख। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे एक और वर्ड आ रहा है, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, मैं बोल रहा हूँ राइटिंग में मत जाना, ठीक, मैं इसलिए बोल बोल के लिख रहा हूँ यहाँ पे। कोई चीज़ ना समझ में आए तो यहाँ पे मैं सही से बोल भी लाऊँ। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है आपकी नज़र में? तो देखो यार 40% आपने काम कर लिया था, जिसमें से 35% का काम जो है सर्टिफाइड हो चुका है, तो 5% का काम जो है अनसर्टिफाइड है। लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू में पता करूं कि कितना है, कितनी वैल्यू का काम जो है अनसर्टिफाइड है, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको ना थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ देते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसके अलावा चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए। वर्क अनसर्टिफाइड पता है ना कहाँ आ रहा था इसमें? ये जो 5% है ये काम अधूरा है अभी परसेंटेज में, लेकिन वैल्यू में कितना है अभी पेंडिंग छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। कैश कितना रिसीव्ड हुआ है आपको? कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था सचिन टिचकुले, इसने कितना कैश रिसीव्ड किया है? तो ये क्वेश्चन में हालांकि मैंने नहीं दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर लिखना चाहें तो। हम खुद से ही बना रहे हैं ना एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है करीबन करीबन, काम हो गया था 28 लाख का, तो 28 लाख का एक काम करते हैं 16,80,000 ले लेते हैं। 16,80,000, क्योंकि पूरा पैसा नहीं देती ना सरकार, थोड़ा थोड़ा करके आपको देती रहती है, जितना काम हुआ उसका आपको 28 लाख के काम में से 16,80,000 रुपये आपको पकड़ा दिए। ये थोड़ा और बढ़ा दें क्या? मेरे हिसाब से तो सही है यार, मैंने 60% के करीबन लिया था, चलो 22 लाख कर देते हैं अगर आपको कम लग रहा है तो, ठीक। 28 लाख के काम में से 22,40,000 रुपये सरकार ने आपको पकड़ा दिए, ये लो भाई उसका पैसा, ठीक है, बाद में दे देंगे बाकी का। आगे चलते हैं, और क्या टर्म्स आ रही हैं आपके पास? एक टर्म निकल कर आएगी नॉशनल प्रॉफिट। अब ये नया है, ये तो आपने यहाँ पे सुना नहीं एग्जाम्पल के अंदर, इसको मैं बताऊंगा अभी नॉशनल प्रॉफिट क्या होता है। एक आएगा आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, एक आएगा आपके पास वर्ड एक्चुअल प्रॉफिट, एक वर्ड आएगा आपके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और कोई वर्ड आपको नया सा लगे तो यार नीचे कमेंट कर देना, मैंने इतने ढूंढे अभी 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 दिमाग में जो आ रहे हैं मेरे, तो इतने सारे हमें टर्म्स जो हैं, अभी 3 टर्म्स क्या हैं इनको मैं बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल जब हम करेंगे इसे, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। हालांकि एग्जाम्पल पे ऐसे ही आएगा, लेकिन वो थ्योरी फॉर्म में आएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल फॉर्म में दिया है
इसका सोल्यूशन क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन अब। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आपसे क्या डिमांड की जाती है, आपसे बोला जाता है कि प्रिपेयर करो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसकी बुक में बनेगा, गवर्नमेंट की है, सचिन टिचकुले। सचिन टिचकुले, हम सचिन टिचकुले, हमारी कंपनी है लिमिटेड, सचिन टिचकुले लिमिटेड हमारी कंपनी है। और हमें देखना है कि यार हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हमने इसमें कई सारे खर्च किए होंगे। ठीक है, अगर आपको मूवी याद आ रही है तो उसमें वो अक्षय कुमार की मूवी है बिल्कुल, और उसमें क्या करता है कि उसके कई सारे खर्चे होते हैं। उसके रोड रोलर का खर्चा होता है, उसमें पेट्रोल का खर्चा होता है, मटेरियल लेकर आता है, क्या भाई रोड बनानी है आपको, रोड़ी बजरी क्या मिट्टी विट्टी पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें यूज़ चाहिए होती है वहाँ पे। ठीक है, इधर पैसा देना उधर पैसा देना, और लेबर का पैसा देना, लेबर को खाना वाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप मूवी देखें तो देखी हुई है तो आपको सारी चीज़ें याद आ रही होगी। डन। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें नफ़ा नुकसान पता करने के लिए ही बनाना है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, अभी कोई कंपनी है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं इसका, इसको तो 2 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे, इधर से ये लिया उधर से ये लिया, हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है ना, वो नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर मतलब सारी इनकम क्रेडिट साइड, सारे खर्चे डेबिट साइड। ठीक, तो सारी इनकम ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम्स वगैरह लिखेंगे, और इस तरफ हम सारे इसके खर्चे वगैरह लिखेंगे, और बनाना वैसे ही जैसे हम नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं। ठीक, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मुझे ये बताओ कि आपका यहाँ पे जो है खर्चे हैं कितने हुए हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई हमारा एक साल में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा हुआ है 24 लाख का। बिल्कुल ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू कॉस्ट इनकर्ड, कितने का खर्चा हुआ है, 24 लाख का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 24 लाख का खर्चा हुआ है। ठीक है, अब इस तरफ इनकम लिखूंगा मैं। ठीक, कितने की इनकम मिल नहीं गई, मिली तो 22,40,000 है। कितने की इनकम हमने कर ली थी, क्योंकि वो आए थे उनकी नज़र में इस साल का जो, इस साल में वो बीच में आ गए थे, वो एंड में नहीं आए, तो वो 35% का ठप्पा लगा के जा चुके हैं। तो मतलब हमने 28 लाख रुपए का काम जो है, वो 28 लाख रुपए की जो कमाई है वो कर चुके हैं हम, यही तो मतलब है इसका। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क कितना सर्टिफाइड हो चुका है। तो यहाँ लिखूंगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड ऐसे रहेगा ये यहाँ पे। ठीक, कितने रुपए का, 28 लाख रुपए का। तो इतने का काम हो गया। अरे यार मैंने गलत लिख दिया, ज़ीरो नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 28 लाख रुपए। अब आपसे सवाल पूछता हूँ, 28 लाख रुपए की कमाई कर लिए, 24 लाख का खर्चा है, बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है, बताओ, कैलकुलेट करो। 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का जो आपने प्रॉफिट निकाला है बिल्कुल गलत निकाला है। देखो क्यों, ये जो आपने खर्चा करा है, ये आपने खर्चा करा है 40% काम पर, और आपका जो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो 35% काम का जो है वर्क सर्टिफाइड हुआ है, 35% वो जो है वर्क सर्टिफाइड हुआ है। अब खुद सोचो कि यार आप सेल वैल्यू है, एक तरीके की सेल वैल्यू है, सेल ले रहे हो आप 35% की, 35% काम की वैल्यू है ना, और उसमें से खर्चे घटा रहे हो 40% के, तो ये तो बहुत गलत है। हमें यहाँ पे खर्चे कितने लेने चाहिए, 35% के लेने चाहिए। जब हम सेल वैल्यू 35% के ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे खर्चे भी कितने लेने चाहिए, 35% के लेने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट, तो मतलब हमें क्या करना है, सुनो, हमें यहाँ से 5% जो काम सर्टिफाइड नहीं हुआ है वो यहाँ, मतलब जो काम सर्टिफाइड नहीं हुआ है, हमने तो कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक ले ली, यहाँ से यहाँ तक ले ली, इतनी कॉस्ट हमें यहाँ से रिड्यूस करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। 5% जो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड रह गया है उसकी कॉस्ट हमें यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से लेस ना करके यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या, वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड कितने परसेंट का, 5% का। बात समझ रहे हैं। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हम वहाँ भी करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं, याद करो उस चीज़ को। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्यों लिखते हैं, ताकि वो परचेज में से क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको कहाँ और बताई थी, अभी मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, कौन सी, कॉस्ट शीट। यस, कॉस्ट शीट के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्यों लिखते हैं। एक्चुअली में वो परचेज के साथ एडजस्ट हो रहा होता है, यहाँ से माइनस ना करके अकाउंटिंग के अंदर हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, चीज़ तो वो यही हो रही है। अब ये एक तरफ ये चीज़ एक हो गई। अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ, 5%। देखो आपका 24 लाख रुपए जो है, इस 24 लाख रुपए में आपने 40% काम किया है, तो 40% से मैं डिवाइड मारूंगा, और 5% जो काम नहीं हो पाया उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट कितनी है,
ठीक, मैं इसको कॉस्ट पे निकाल रहा हूँ। याद रखना, कई बच्चों के दिमाग दिमाग में आ रहा होगा जैसे ये निकाला है 80 लाख का 35%, इसे 80 लाख का 5% निकाल दो। नहीं यार, ये मुझे कॉस्ट पर निकालना होगा, क्योंकि मैं इसे कॉस्ट के साथ एडजस्ट करूँगा ना। ये कॉस्ट है 24 लाख और इसके साथ मुझे ये कॉस्ट एडजस्ट करनी है। मतलब मैं यहाँ इस कॉस्ट में से 5% का जो काम सर्टिफाइड नहीं हुआ है उसकी कॉस्ट माइनस करूँगा, तो इसलिए तो मैं इसे कॉस्ट पे निकालूंगा। ठीक, 80 लाख का 5% मत निकाल देना। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 24 लाख डिवाइडेड बाय 40% एंड इंटू 5%, तो यानी 30 लाख आ रहा है या 3 लाख, बिल्कुल सही 3 लाख आ रहा है ना यहाँ पे। तो 3 लाख का जो काम है वो अनसर्टिफाइड है। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि मेरे 35% का जो काम था यहाँ तक का 35%, ये पूरा एक साल है, इसमें से इतने तक की कमाई हुई है 28 लाख, और इतने तक के जो खर्चे हैं वो कितने हैं, टोटल 24 में से 3 गए तो कितने बन रहे, 21 लाख के खर्चे हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, बताओ प्रॉफिट। 28 लाख में से अगर हम इसको एडजस्ट करके यहाँ पे 21 देखें तो ये बन के आ रहा है आपका 7 लाख। तो 7 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट आपका एक कच्चा प्रॉफिट है, एज्यूम्ड प्रॉफिट है। आप इसको ग्रॉस ना लिखना, आप इसको नॉशनल प्रॉफिट कहना। ये हो गया आपका नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो आप ऐसे प्रॉफिट निकालेंगे वो पहले नॉशनल निकालना, और तब इसमें से आपको लोगों को चिल्ला के बताना है कि मुझे इस साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से पक्का प्रॉफिट कितना हुआ है। वो कैसे बताओगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करें, अकाउंट को बिलो द लाइन बनाओ। बिलो द लाइन मतलब होता है ना, इसको बैलेंसिंग फिगर ले जाके इसके साथ और कुछ एडजस्टमेंट करना। तो ये जो आपका नॉशनल प्रॉफिट था 7 लाख रुपए का, अब इसमें से आपको क्या करना है, कुछ पोर्शन तो P&L घोषित कर देना है, यानी P&L अकाउंट जो आपका कंपनी का बन रहा होगा उसमें डाल देना है, और कुछ अमाउंट जो है रिजर्व में डाल देना है। मेरी बात दोबारा सुनना, ये जो आपका नॉशनल प्रॉफिट आया है इसमें से कुछ हिस्सा P&L में चला जाएगा और कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, रिजर्व के अंदर चला जाएगा। यानी पूरा 7 लाख को आपको प्रॉफिट नहीं बोलना, इसमें से कुछ हिस्सा प्रॉफिट में जाएगा, ठीक, और कुछ हिस्सा रिजर्व में जाएगा। अच्छा, P&L अकाउंट में जाएगा मतलब क्या है, कंपनी एक ही कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं रही होगी, कंपनी का जो बड़ा P&L बन रहा होगा वहाँ से कई अलग अलग जगहों से कमाई हो रही होगी। जैसे कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्ट्रैक्ट 1, ठीक, तो यहाँ पे सारी इनकम्स आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट 1 से कितनी इनकम हुई, 2 से कितना प्रॉफिट हुआ, 3 से कितना हुआ, और यहाँ जो और खर्चे होंगे, ठीक, जो बाकी कंपनी के अलग खर्चे होंगे, मैनेजमेंट के खर्चे और भी सारे खर्चे, वो यहाँ लिख के फिर इनका नेट प्रॉफिट आएगा जो असली वाला बिल्कुल फाइनल प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं? तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो ये पता कर रहे हैं कि हमें किसी एक कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट हुआ है, कच्चा और एंड देन फिर पक्का, यही तो पता कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई कैसे पता करें कि जो हमारा नॉशनल प्रॉफिट है उसमें से कितना प्रॉफिट को पक्का घोषित करें और कितने प्रॉफिट को रिजर्व में डालें। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस तय की गई हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना होगा। अब वो कंडीशन क्या है उनको फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बना रहा हूँ कंडीशंस जिनके थ्रू आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉशनल प्रॉफिट। एक बार आपने नॉशनल प्रॉफिट निकाल लिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के, उसके बाद आपको उस नॉशनल प्रॉफिट में से कुछ तो ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट में, और कुछ प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफ़र करना है, बचा हुआ जो भी होगा वो रिजर्व में। सही है ना? जो भी नॉशनल प्रॉफिट आया उसमें से कुछ हिस्सा P&L में और बाकी बचा हुआ रिजर्व में। कितना P&L में जाएगा उसके लिए कंडीशन है, तो बाकी बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, रिजर्व में। अगर DOC यानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 25% से कम है तो कुछ भी पार्ट आप प्रॉफिट लॉस में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, सारा का सारा रिजर्व में ही रहेगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा DOC जो था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, वो था 35%, तो इस केस में तो बिलोंग नहीं कर रहा। दूसरा केस बनता है कि भाई आपका जो DOC है वो है तो 25% से ऊपर या फिर 25% या 25% से ऊपर, लेकिन 50% से कम है। तो ऐसे केस में कितना जो प्रॉफिट है P&L में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो कहता है कि जो भी आपका नॉशनल प्रॉफिट आया है उसका 1/3। ये चीज़ तो याद करनी पड़ेगी यार, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितना भी आपका नॉशनल प्रॉफिट आया उसका 1/3, और एक चीज़ और करनी है आपको, यहाँ पे कितना आपको कैश रिसीव्ड हुआ उस साल वर्क सर्टिफाइड में से, कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ। देखो 28 लाख, इस क्वेश्चन में 28 लाख वर्क सर्टिफाइड हुआ था, उसमें से 22,40,000 रुपये हमें मिले थे। तो एक प्रोपोर्शन आ रहा है, ये एक रेशियो आ रहा है, 28 लाख में से 22,40,000 मिलना मतलब 60% पैसा आपको मिला, 80% पैसा मिला।
तो जो भी 1/3 आए उसका 80% आपने निकाल लेना है, या फिर उसका इतना परसेंट आपने निकाल लेना है। वो पैसा आपको, वो अमाउंट आपको, पैसा नहीं, वो अमाउंट आपको P&L में ट्रांसफ़र करना है, जितना भी नॉशनल प्रॉफिट है, और बाकी बचा हुआ रिजर्व में डालना है। ठीक है। तीसरा एक और कंडीशन है, एक और केस है कि अगर आपकी DOC 50% या उससे ज़्यादा है, आपकी DOC 50% या उससे ज़्यादा है और 90% से कम है, 90% से कम है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे 2/3 ऑफ इन नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट का 2/3, ऊपर 1/3 था, इस तरफ 2/3 आप लेंगे, एंड देन दोबारा वही प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, कैश रिसीव्ड कितना हुआ वर्क सर्टिफाइड में से। क्लियर है? एंड देन लास्ट नंबर 4 में आपको क्या करना है, अगर आपकी DOC 90% से ऊपर है, डन, तो 90% से DOC अगर ऊपर है तो आप क्या करेंगे वहाँ पर, 90 या उससे ऊपर है या 100% काम पूरा हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केस में आपको यूज़ करना है, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है ये तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला अभी, ठीक। एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए फिर हम बाद में अलग से क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी आपको ये छांटना है कि हमारा जो अभी हमने क्वेश्चन किया एग्जाम्पल, जो हम यहाँ पे वो डायग्राम बना के उसके बाद हमने वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और ये कॉस्ट इनकट जितना हुआ वो ये निकाला, इसके बाद नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नॉशनल प्रॉफिट हमारे पास 7 लाख है, लेकिन इसमें से अब हमें डिसाइड करना है कि कितना हमारा पक्का प्रॉफिट और कितना हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम किस कंडीशन में फॉल हो रहे हैं, यानी हमारा DOC कितना है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल था यहाँ पर, उसमें 35% आपका DOC था और आपका केस बन रहा है केस नंबर 2, 25 से ऊपर 50 से कम। तो आपको इस कैलकुलेशन के हिसाब से पता करना पड़ेगा कि कितना आपका बन रहा है DOC। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तो आधा कर ही चुका हूँ, इसके लिए हम यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। क्या था 1/3 किसका, नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट है 7 लाख, और कैश रिसिव्ड कितना हुआ है मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया था, 22,40,000 ही बताया था शायद, है ना, हमने खुद से एज्यूम कर लिया था। और 28 लाख का आपका क्या है, वर्क सर्टिफाइड। तो मुझे बता दो यहाँ पे कितना P&L में अमाउंट जाने वाला है, तो कैलकुलेट करो आप भी, मैं भी कर लेता हूँ इसको फटाफट से। 7 लाख डिवाइडेड बाय 1/3, पॉइंट में आ रहा है, डरो मत, कर दो बस। तो मेरा आ रहा है 1,86,667, 1,86,000 समथिंग। ये आपको ट्रांसफ़र करना है P&L में, तो P&L में ट्रांसफ़र करना है, लिख दो यहाँ पे 1,86,667, 1,86,667। बाकी जो बचा हुआ है 7 लाख में से माइनस कर लो, 1,66,667, 1,86,667। तो बाकी बचा हुआ कितना बचेगा यार, 7 लाख में से माइनस कर दो, गलत हो रहा है मेरे से। तो ये बचेगा करीबन 513333, इतना रिजर्व में चला जाएगा, इतना P&L में चला जाएगा। ठीक है, सही क्या, एक बार और चेक कर लो, थोड़ा डाउट सा लग रहा है। 7 लाख डिवाइड बाय 3, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इजी था, क्यों इजी था, क्योंकि इसमें कॉस्ट आपको डायरेक्टली दी हुई थी 24 लाख। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कॉस्ट आपको अलग अलग टुकड़ों में मिलेगी, क्योंकि कॉस्ट में मटेरियल लगा है, लेबर लगी है, ओवरहेड्स लगे हैं, अलग अलग बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। ठीक, आप कॉन्ट्रैक्ट में मशीनें यूज़ करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन हो सकता है। मशीनें मतलब रोलर हो गया और बुलडोज़र हो गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपने देखा है ना, जब भी कंस्ट्रक्शन होती है कौन कौन सी गाड़ियाँ मशीन्स आती हैं, वो आपकी हुई तो डेप्रिसिएशन, और किराए पे लिए, हायर पे लिए तो हायर चार्जेस उसके हो सकते हैं। ठीक, तो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। हमने क्या करा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, थोड़ा फ़नी एग्जाम्पल था, और इस एग्जाम्पल से हमने कई सारे टर्म्स जाने। टर्म्स जानने के बाद हमने उसको सोल्यूशन कैसे करना है वो देखा। सोल्यूशन के बाद हमने प्रॉफिट, ये जो नॉशनल प्रॉफिट आता है इसका बाद में करना क्या है, इसके लिए हमने कुछ कंडीशंस देखी, और वो कंडीशंस भी आप नोट कर लेना। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, पहले बता दूं, कॉस्टिंग का मतलब होता है टेक्निक जिससे आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। और आज हम कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट ही कैलकुलेट, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, कॉस्ट ही कैलकुलेट, नॉट अ टारगेट। प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना भी इज़ अ टारगेट। इफ़ यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर देन कितना आपको प्रॉफिट लॉस हुआ है उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आनी ज़रूरी है। ठीक,
तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मैं अपनी बात को करता हूँ ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको सुनने के लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ और एक कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अपने अपने दोस्तों पे ये वीडियो शेयर करो, उन्हें बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। 4-5 जितनी भी वीडियो बने देखते हैं, जितनी बनेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बाय बाय, टेक केयर।